तो जो चैप्टर का नेम हो गया हम लोग का वो हो गया अम्ल भस्म एवं लवण यानी एसिड बेस एंड सॉल्ट। देखते हैं इसके बारे में एक एक करके चलेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग चलते हैं एसिड यानी अम्ल। अम्ल का क्या डिफिनेशन होना चाहिए आप जानते हैं, पढ़े होंगे आप। अम्ल के बहुत सारे डिफिनेशंस हैं, परिभाषाएं हैं, एक एक करके हम लोग चलते हैं। सबसे पहला कि कहा गया है कि अम्ल वह पदार्थ होता है जिसका स्वाद यानी टेस्ट खट्टा होता है, सॉर है। यानी दो सब्सटेंसेस विच आर सॉर इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिड्स। यानी वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे आपने गौर किया होगा कि जब आप टमाटर खाते हैं, जब आप इमली खाते हैं, जब आप खट्टे कह सकते हैं कच्चे अंगूर खाते हैं, उस समय आपको कैसा अनुभव होता है, किस तरह का स्वाद आप फील करते हैं? खट्टा। जब आप दही खाते हैं तो खट्टा लगता है। कभी आपने सोचा कि खट्टा क्यों लगता है? इसलिए खट्टा लगता है क्योंकि अभी तक मैंने जितना भी नाम आपको बताया सब में कोई ना कोई अम्ल पाया जाता है और उस अम्ल की उपस्थिति के कारण ही उनका स्वाद खट्टा हो जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, टैमारिंड यानी इमली और जो ग्रेप्स यानी अंगूर हैं उसमें टार्टरिक अम्ल होता है, और भी दही में लैक्टिक अम्ल होता है, और भी बहुत सारे अम्लों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इन्हीं अम्लों की उपस्थिति की वजह से ये सब जो पदार्थ हैं वो खट्टे लगते हैं। तो अम्ल का एक डिफिनेशन क्या हो गया कि वह पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा हो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। दूसरा डिफिनेशन क्या है? आर्यन साहब ने बताया डिफिनेशन कि वैसे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता हो, हाइड्रोजन आयन लिबरेट करता हो, हाइड्रोजन आयन मुक्त करता हो, क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है या अम्ल कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल आप थोड़ा दे सकते हैं, HCl एक्वस। एक्वस मतलब जलीय विलयन होता है। ये मैं कितना बार जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा था, और अगर नहीं आप जानते हैं तो जान लीजिए, और नहीं तो फिर हम लोग जो केमिकल इक्वेशन जो हम लोग का चैप्टर है केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक जो अभिक्रिया है उस चैप्टर में आप देखेंगे। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है जलीय विलयन। जैसे कि नमक है उसको पानी में घोल दिया, पानी में डालकर उसका शरबत टाइप का जो है तैयार कर दिया सॉल्यूशन। तो ये जो घोल तैयार किया आपने उसी को हम लोग जलीय विलयन करते हैं, यानी सॉल्ट सॉल्यूशन यानी नमक का घोल। पानी में नमक डाल दिया तो नमक का घोल हो गया, यानी ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट कहलाएगा। उसी तरह से चीनी को पानी में आप घोल देंगे तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा, जो घोल तैयार होगा उसको क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। ठीक है। तो कहने का मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये HCl, जलीय विलयन। जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन मतलब जलीय विलयन, यानी कि पानी में घोलकर इसको उसका सॉल्यूशन तैयार किया है, पानी में डालकर उसका सॉल्यूशन तैयार किया है। तो जैसे HCl को आप पानी में डालेंगे तो ये टूट जाएगा H+ और +Cl- में। तो ये देखिए हाइड्रोजन आयन कहलाता है। तो आर्गेनिक्स के अकॉर्डिंग कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो चूंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब हम लोग पानी में डाले थे तो हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन में टूट गया था, तो सिंस उसने हाइड्रोजन आयन दिया इसलिए वो क्या हो गया? अम्ल हो गया। और भी एसिटिक एसिड के नाम सुना होगा आपने, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है, इसी को हम लोग इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। एक्वस यानी वाटर में डाल के जब इसका सॉल्यूशन तैयार करेंगे, जैसे पानी में डालेंगे तो ये टूट जाता है CH3COO- और +H+ में। ये देखिए हाइड्रोजन आयन लिबरेट किया ना ये भी। तो वो सभी पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, देखते हैं कि करके। और क्या परिभाषा है कि वह पदार्थ जो क्षार के प्रभाव को समाप्त कर दे, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे, उसको भी हम लोग अम्ल कहते हैं। यानी जो बेस है, जिस तरह से आप एसिड का नाम सुने, जैसे तेजाब का नाम सुना होगा ना आपने, पेपर में भी कितना बार देता है कि भाई किसी ने कि दूसरे व्यक्ति के जो फेस है चेहरे के ऊपर में तेजाब फेंक दिया, तो तेजाब क्या होता है? अम्ल ही होता है, एसिड होता है। तो जिस तरह से अम्ल में जलाने की क्षमता होती है, अगर आपके चेहरे पे या आपके बॉडी के ऊपर में कोई तेजाब डाल दे, अम्ल डाल दे, एसिड डाल दे, तो क्या हो? वहां का स्किन जो है वो पूरा जल जाता है।
तो ये सिर्फ अम्ल में ही ऐसी क्षमता होती है, ऐसी बात नहीं है, बेस में भी ऐसी क्षमता होती है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस यानी प्रबल जो क्षार है वो अगर आपके बॉडी के ऊपर में डाल दिया जाए तो जिस तरह से अम्ल में जलता है शरीर उस तरह से बेस में भी जल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इस दोनों अम्ल और क्षार को आपस में मिला दिया जाए तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देता है और वह जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो बिल्कुल उदासीन हो जाएगा। मतलब अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए और सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। यानी एक प्रबल अम्ल हो गया, दूसरा प्रबल क्षार हो गया। जैसे आप दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, उदासीन कर देगा और वो जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो बिल्कुल उदासीन सॉल्यूशन होगा, उसका पीएच वैल्यू बिल्कुल 7 होगा। तो कहने का मतलब कि ये जो अम्ल है उसमें बेस के प्रभाव को उदासीन करने की क्षमता होती है, उसी तरह से बेस में भी अम्ल के प्रभाव को उदासीन करने की क्षमता होती है। तो यहाँ से एक डिफिनेशन ये भी बना कि वह पदार्थ जो किसी क्षार या भस्म के प्रभाव को उदासीन कर दे क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। और भी है कि वह पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे। अगर मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है और उसमें आप नीला लिटमस पत्र डालते हैं और अगर वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, लाल में परिवर्तित हो जाता है, तो इसका मतलब वो जो गिवन सॉल्यूशन था, वो जो आपको घोल दिया गया था, वो क्या था, अम्ल था। तो ये सारे डिफिनेशन जो हैं वो अम्ल के ही हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो, वह पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता हो, वह पदार्थ जो भस्म यानी क्षार के प्रभाव को उदासीन कर देता हो, वह पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता हो, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अगर एक भी कैरेक्टर किसी चीज में, ये जो मैंने कैरेक्टर बताया, अगर इसका एक भी प्रॉपर्टी कैरेक्टर किसी सब्सटेंस में है तो वह क्या होगा, अम्ल होगा। अब हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ एसिड, यानी अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन उनका बेसिस अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं कितना बार समझाते समय कहता हूँ कि अगर आपको बोला जाए कि एक क्लास में, आप जहाँ स्कूल में पढ़ते हैं या कोचिंग क्लास जाते हैं, वहाँ कितने प्रकार के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ कई बेसिस हो सकता है। जैसे हाइट के आधार पर, जेंडर के आधार पर मेल फीमेल, हाइट के आधार पर जो लंबा है वो अलग होगा, जो छोटा वो अलग कैटेगरी में आ जाएगा। फिर फैटनेस जो है उसके आधार पर, जो पतला है वो अलग हो जाएगा, जो मोटा है अलग हो जाएगा। तो उसका कई बेसिस हो सकता है। आप तो ये आपको यहाँ क्लियर करना होगा क्या बेसिस है। तो इसी तरह से यहाँ एसिड जो हम लोग देख रहे हैं कि एसिड कई प्रकार के होते हैं, उनके भी कई बेसिस होते हैं। तो यहाँ में जो बताने जा रहा हूँ वो है आपका सोर्स के आधार पर, यानी स्रोत, क्या स्रोत है उसका, सोर्स क्या है, किस सोर्स के आधार पर वो हो रहा है, यानी कहाँ से वो ऑब्टेन हो रहा है, कहाँ से प्राप्त किया जा रहा है, ठीक है। तो सोर्स के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर ये अम्ल जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड और दूसरे को बोलते हैं हम लोग मिनरल एसिड। मिनरल एसिड को इनऑर्गेनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में अगर जाने तो ऑर्गेनिक अम्ल को हम लोग कार्बनिक अम्ल बोलते हैं और मिनरल अम्ल को हम लोग अकार्बनिक अम्ल या खनिज अम्ल कहते हैं। तो ये किस आधार पर था, सोर्स के आधार पर। और भी अलग जो बेसिस अम्लों का, उसके आधार पर प्रबल और दुर्बल अम्ल हो सकता है, प्रबल दुर्बल हो सकता है अम्ल। इसके अलावा आपका कंसंट्रेटेड हो सकता है, डाइल्यूट हो सकता है, यानी अलग अलग बेसिस है, ठीक है। यानी सांद्र अम्ल और तनु अम्ल, ये भी आपने सुना होगा। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, ये भी आपने सुना होगा, ठीक है। और अभी जो हम बोल रहे हैं कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल, ये शायद आपने नहीं सुना होगा क्योंकि ये सबसे अलग है। तो ये हम लोग स्रोत के आधार पर चल रहे हैं, उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के हो गए, 2, एक कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। अब इसका सोर्स देखते हैं। वैसे अम्ल जिन्हें जंतुओं अथवा पौधों से प्राप्त किया जाता है क्या कहलाते हैं, कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं, यानी ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं। जैसे अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोग जो चर्चा किए थे कि भाई दही में लैक्टिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, कच्चे अंगूर में टार्टरिक अम्ल होता है। और भी जान लीजिए जैसे कि चाय पत्ती, चाय जो होता है पीते हम लोग चाय, तो उसके जो हरी पत्तियां हैं अगर उसको आप चबाएंगे तो खट्टा अनुभव करेंगे क्योंकि उसमें टैनिक अम्ल होता है, ठीक है। यूरिन,
ठीक है, उसमें यूरिक एसिड होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे, जैसे लाल चींटी, आप जानते होंगे कि हमारे देश में, भारत में, अगर आप कुछ क्षेत्र हैं, चाईबासा का नाम सुना होगा आपने, आप उधर जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ के जो आदिवासी हैं वो लाल चींटी, जो खास करके आम के पेड़ पे आपको मिलेंगे, आम लीची इसके पेड़ पे जो रहते हैं वो लाल चींटी, उनका वो लोग चटनी खाते हैं। आप बोलेंगे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें एक खास तरह का एसिड होता है जिसको हम लोग मिथेनोइक एसिड बोलते हैं। मिथेनोइक एसिड का दूसरा नाम फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड सामान्य नाम हो गया, उसका आईयूपीएसी में होता है मिथेनोइक एसिड। तो उसमें वो एसिड होता है और उसकी वजह से उसका टेस्ट खट्टा होता है। और आप जानते हैं कि हम लोग भी घर में जो चटनी पीसते हैं, जो बोलता है चटनी बोलते हैं, उसका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है कि नहीं? धनिया आप चटनी पीसते हैं, उसमें लोग खट्टा कुछ डाल देते हैं तो खट्टा खट्टा लगता है, अच्छा लगता है। तो वो जो लाल चींटी है उसमें फॉर्मिक एसिड यानी मिथेनोइक एसिड की वजह से उसका टेस्ट खट्टा होता है, तो लोग उसको खरीद के ले जाते हैं और उसे मिक्सर में पीस के उसका चटनी तैयार करते हैं। तो कहने का मतलब कि यहाँ भी देख रहे हैं कि ये फॉर्मिक एसिड का सोर्स क्या हो गया आपका? वही लाल चींटी। और आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मिक एसिड का नाम फॉर्मिक एसिड किस लिए पड़ा था, ये आपको शायद पता नहीं होगा, जान लीजिए आप कि लाल चींटी जो है वो उसका लैटिन भाषा जो है, ग्रीक वर्ड, ठीक है, उसको बोलते हैं फॉर्मिका। और चूंकि ये फॉर्मिक एसिड का आविष्कार सबसे पहले लाल चींटी यानी फॉर्मिका में हुआ था, इसलिए उसी फॉर्मिका के आधार पर इस एसिड का नाम फॉर्मिक एसिड रख दिया गया। समझ में आ गया आपको कि लाल चींटी को हम लोग क्या बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज में? फॉर्मिका। तो सिंस ये इस एसिड का डिस्कवरी सबसे पहले उसी फॉर्मिका यानी रेड एंट में हुआ था, इसलिए उसका नाम, इस एसिड का नाम ही रख दिया गया फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि फॉर्मिक एसिड का स्रोत क्या हो गया, उसका जो सोर्स है वो क्या हो गया? रेड एंट हो गया। उसी तरह से एक निटल प्लांट होता है, जंगल में, फॉरेस्ट में आप जाएंगे तो एक प्लांट पाया जाता है निटल प्लांट। वो अगर एक्सीडेंटली हमें चुभ जाए तो चुभे गए स्थान पर बहुत ज्यादा खुजली का अनुभव होगा, जलन होगा आपको, क्योंकि वो भी जब वो चुभता है तो आपके स्किन में एक तरह का एसिड छोड़ देता है, वो भी मिथेनोइक एसिड ही होता है, ठीक है, जिसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं हम लोग। तो देखते हैं कि ये सब के सब जो हैं, इन जितने भी एसिड हम लोग अभी जाने, वो सब का सोर्स क्या है? या तो प्लांट है या एनिमल है। तो ये सभी एसिड जिनका सोर्स प्लांट हो या एनिमल हो वो ऑर्गेनिक एसिड कहलाएंगे, यानी कार्बनिक अम्ल कहलाएंगे। लेकिन अब हम लोग दूसरी जो है, हम लोग का दूसरा जो पार्ट है खनिज अम्ल, जिसको हम लोग कार्बनिक अम्ल भी बोलते हैं, उसके बारे में देखते हैं। बहुत ईजी है कि वैसा अम्ल जिसे भूपर्पटी यानी अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले खनिजों से तैयार किया जाता है, मिनरल से तैयार किया जाता है, उसको हम लोग खनिज अम्ल बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि खनिज अम्ल जो है वो अकार्बनिक होता है। अकार्बनिक, कार्बनिक पढ़े हुए ना, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, तो ये इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है, इसीलिए इस अम्ल को हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड या फिर खनिज जो है अम्ल भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नाम सुना होगा आपने, नाइट्रिक एसिड का नाम सुना होगा आपने, सल्फ्यूरिक एसिड का नाम सुना, और बहुत सारे एसिड्स हैं, लेकिन हम लोग को ये मेन एसिड के बारे में पढ़ना है। तो नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब के सब जो हैं वो किसका एग्जांपल हुआ? मिनरल एसिड का एग्जांपल हुआ। मैं यहाँ पर बता देना चाह रहा हूँ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसको दोनों ही तरह से उसको प्राप्त किया जा सकता है, यानी मिनरल से भी तैयार किया जा सकता है और एनिमल से भी तैयार किया जा सकता है। आप बोलेंगे कैसे? तो आप बायोलॉजी में क्लास 10 में ही पढ़े होंगे कि हम लोग के स्टमक में, अमाशय में जो जो गैस्ट्रिक जूस होता है, अमाशय का रस जिसको बोलते हैं हम लोग, उस गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोर्स क्या एनिमल भी हो गया। लेकिन इसको हम लोग मिनरल से भी तैयार करते हैं, लेकिन इनके बावजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिनरल एसिड ही माना जाता है, जबकि इसका सोर्स एनिमल भी है, एनिमल के बॉडी में भी ये पाया जाता है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग कौन सा एसिड मानते हैं? मिनरल एसिड यानी इनऑर्गेनिक एसिड ही मानते हैं। इसका क्या वजह है? इसका वजह यह है कि एनिमल से उसको आप बड़े पैमाने पर तैयार नहीं कर सकते, लेकिन मिनरल से उसको लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पर आप तैयार कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग मिनरल एसिड के रूप में ही जानते हैं। तो इस तरह से सोर्स के आधार पर आपने देख लिया कि भाई अम्ल जो है वो दो प्रकार का हो गया, एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक, यानी कार्बनिक और कार्बनिक। अकार्बनिक को ही खनिज अम्ल भी बोलते हैं। अब दूसरे सोर्स के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, मतलब दूसरा जो बेसिस है उसके आधार, उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं कि भाई दूसरा जो हम लोग का था वो था प्रबल और दुर्बल। तो ये प्रबल और दुर्बल किस बेसिस पे कहा जाता है? तो होता है आयोनाइजेशन के बेसिस पे, यानी
वैसा अम्ल जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, आयोनाइज मतलब आयन में टूट जाए, वो होता है हमेशा आपका प्रबल अम्ल। लेकिन वैसा अम्ल जो कंप्लीटली आयोनाइज ना हो, कंप्लीटली पूर्ण रूप से आयन में ना टूट सके, उसको बोलते हैं हम लोग दुर्बल अम्ल। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उसमें कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन। जब उसको हम लोग पानी में डालते हैं तो ये पूर्ण रूप से टूट जा रहा है, एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन को आयन को उसने लिबरेट कर दिया, ठीक है, यानी कंप्लीटली आयन में टूट गया, तो ये प्रबल अम्ल हो गया। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप एसिटिक अम्ल का एग्जांपल लेते हैं, जिसको हम लोग इथेनॉइक अम्ल बोलते हैं, जैसे इसको आप पानी में डालेंगे तो देखते हैं कि इस एसिटिक अम्ल के पास टोटल कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 3 इधर रहा और एक ये रहा। लेकिन जब वो आयन में टूटता है तो मात्र एक ही हाइड्रोजन को वो लिबरेट करता है हाइड्रोजन आयन के रूप में, यानी ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो रहा है। इसके पास 3 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, ये अपने 3 हाइड्रोजन को, बाकी 3 हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं कर रहा है हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में, यानी हम कह सकते हैं कि कंप्लीटली जो है वो आयन में परिवर्तित नहीं हो रहा है, नहीं आयन में टूट नहीं रहा है। इसलिए किसका एग्जाम्पल हो गया, दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल हो गया। और आसानी के लिए आप जान लीजिए कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, या आप ऐसा उससे भी इजी कर सकते हैं कि जितने भी खाने वाले एसिड होते हैं जिसको हम लोग खाते हैं, जैसे नींबू में साइट्रिक अम्ल खाते हैं आप, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड खाते हैं आप, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड खाते हैं आप, इमली में टार्टरिक एसिड खाते हैं आप। तो ये जितने भी खाने वाले एसिड्स हैं जिसको आप किसी न किसी प्लांट या एनिमल के थ्रू लेते हैं, वो सब के सब दुर्बल अम्ल होते हैं। क्योंकि अगर ये प्रबल अम्ल होंगे तो फिर बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे आप, पूरे बॉडी के अंदर जो है एलिमेंट्री कैनाल आपका जल जाएगा, ठीक है। इसलिए ये जो है वो प्रबल अम्ल नहीं होती, ये सब के सब दुर्बल अम्ल होते हैं, जितने भी खाने वाले अम्ल हैं, ठीक है। और इसका विशेषता क्या होगा कि ये जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयन में नहीं टूटता, ठीक है, आंशिक रूप से जो है वो आयन में टूटता है, तो ये दुर्बल अम्ल हो गया। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब जो है अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से कंप्लीटली आयन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए सबको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल हुआ जो अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयन में टूट जाए, और दुर्बल अम्ल हुआ जो अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयन में ना टूटे। अब तीसरा जो बेसिस है उसके आधार पर हम लोग देखते हैं कि तीसरे बेसिस के आधार पर भी अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक कॉन्संट्रेटेड और दूसरा डाइल्यूट। एक को हिंदी में हम लोग बोलते हैं सांद्र और दूसरे को बोलते हैं तनु। कॉन्संट्रेटेड मतलब हो गया आपका सांद्र और डाइल्यूट मतलब तनु। ये किस आधार पर होता है, ये होता है कि वो जो अम्ल है उसमें वाटर और एसिड दोनों में किसका कंसंट्रेशन आती है, कंसंट्रेशन मतलब मात्रा से लिया जाता है। यानी आप तो ये जान लीजिए पहले कि कोई भी अम्ल हो बिना पानी का वह अम्ल हो ही नहीं सकता, चाहे वो कंसंट्रेटेड अम्ल हो चाहे डाइल्यूट हो, यानी सांद्र हो चाहे वो आपका तनु हो, पानी दोनों में होता है। अगर उसमें पानी ना हो, वाटर ना हो, तो वह अपने अम्ल के गुण को प्रकट नहीं कर सकेगा, क्योंकि कोई भी अम्ल जो है वो हाइड्रोजन आयन की वजह से अपने अम्ल के गुण को प्रकट कर पाता है, और कोई भी अम्ल जब तक वो पानी में नहीं मिलता तब तक वो हाइड्रोजन आयन को लिबरेट नहीं कर सकता, और जब तक वो हाइड्रोजन आयन को लिबरेट नहीं करेगा तब तक उसमें एसिड का गुण आएगा नहीं। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए और दूसरा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ले लीजिए, HCl गैस भी होता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है वो ले लीजिए और दूसरा HCl एसिड ले लीजिए, ठीक है। एक में आप जानते हैं एसिड जब भी है इसका मतलब क्या, उसमें एक्वस के रूप में है, जलीय विलयन के रूप में है। दोनों में आप बारी बारी से क्या करेंगे कि जो नीला लिटमस पत्र है यानी ब्लू लिटमस पेपर उसको डालेंगे। आप जब गैस में हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो उसमें जब आप ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे तो वह अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जैसे उसको आप हाइड्रोजन क्लोराइड जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एक्वस जलीय विलयन उसमें डालेंगे वह तुरंत से लाल रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो था उसमें वाटर नहीं था, वाटर के एब्सेंस की वजह से वो हाइड्रोजन आयन लिबरेट नहीं किया। और आप जानते हैं कि जब तक कोई अम्ल हाइड्रोजन आयन लिबरेट नहीं करता तब तक उसमें एसिड का कैरेक्टर आता ही नहीं है, और क्योंकि हाइड्रोजन आयन की वजह से उसमें एसिड का कैरेक्टर आता है। तो चूंकि उसमें पानी नहीं था इसलिए हाइड्रोजन आयन लिबरेट नहीं किया और इसलिए वह एसिड के गुण को शो नहीं कर सका। लेकिन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो उसको क्या किया गया कि पानी में डाल के उसको सॉल्यूशन तैयार किया गया था, इसलिए जैसे उसमें आप ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो वह लाल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पानी में डालते ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो
H प्लस आयन जो है हाइड्रोजन आयन वो लिबरेट करता है, और जैसे हाइड्रोजन आयन लिबरेट कर देगा इसमें एसिड का कैरेक्टर आ जाएगा। तो कोई भी अम्ल हो, चाहे वो कॉन्सेंट्रेटेड हो चाहे डाइल्यूट हो, पानी में दोनों में ही होता है, ठीक है, तभी वो एसिड है। अगर पानी उसमें नहीं मिलाएंगे, वाटर नहीं मिलाएंगे, तो उसमें एसिड का गुण आएगा ही नहीं। अब है कि भाई पानी तो देख लिया कि दोनों में होता है, चाहे कॉन्सेंट्रेटेड हो चाहे डाइल्यूट हो, तो फिर कॉन्सेंट्रेटेड किसको बोलते हैं, डाइल्यूट किसको बोलते हैं? बहुत ईजी है कि वह अम्ल जिसमें एसिड का कंसंट्रेशन अधिक हो और वाटर का कंसंट्रेशन कम हो, वो हो गया आपका कॉन्सेंट्रेटेड, यानी जिसको हम लोग सांद्र अम्ल बोलते हैं। लेकिन वह अम्ल जिसमें एसिड का कंसंट्रेशन कम और वाटर का कंसंट्रेशन अधिक होता है, वह कहलाता है तनु यानी डाइल्यूट, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट क्या होता है वो समझ में आ गया आपको। हम लोग चलते हैं, इसमें एक और भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि भाई अगर किसी कॉन्सेंट्रेटेड यानी सांद्र अम्ल को डाइल्यूट करना हो तो आप क्या करेंगे? दो तरीका है आपके पास। मान लीजिए कि दो बर्तन है आपके पास, सपोज कीजिए ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है। एक में वाटर रखा हुआ है और दूसरा में एसिड रखा हुआ है। दो कंटेनर है। ये जो एसिड है वो कंसंट्रेटेड है, कॉन्क मतलब सांद्र अम्ल है ये, और वाटर तो वाटर है, न्यूट्रल है। अब इस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को क्या करना है आपको कि डाइल्यूट करना है, तनु करना है, यानी पतला करना है। अब जैसे दूध में आप पतला करते क्या क्या करते हैं, दूध अगर मतलब बफेलो भैंस का दूध लाते हैं बहुत मोटा है, तो देखते होंगे कि बच्चों को पिलाने के लिए उसमें कभी पानी मिला दिया जाता है, क्योंकि जो मोटा दूध होता है वो बच्चों को ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, तो उसको पतला करने के लिए पानी मिला दिया, यानी आप डाइल्यूट कर दिया। तो उसी तरह से ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, उसको डाइल्यूट करना है, तनु करना है। तो आपके पास दो तरीका है, या तो आप पानी को उठाइए और एसिड में डाल दीजिए, या दूसरा तरीका आपके पास है कि भाई एसिड को उठाइए और पानी में डाल दीजिए। तो कौन सा तरीका आपके लिए बेहतर होगा? यानी अगर किसी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करना है तो आप क्या करेंगे, एसिड को उठा के पानी में डालेंगे या पानी को उठा के एसिड में डालेंगे? कौन सा सही तरीका होगा? तो देखिए आपके लिए तो बेहतर यही होगा, आप बोलेंगे कि भाई पानी को उठा के एसिड में डाल देंगे, एसिड वाला बर्तन है ये है, उस बर्तन में एसिड दिया हुआ ही है, तो डायरेक्ट पानी को उठाते हैं और इसमें एसिड डाल देते हैं। जैसे कि आप दूध के समय करते हैं, दूध को पतला करना हो तो क्या करते हैं, दूध का बाल्टी रखा हुआ है, 4 बाल्टी पानी उसमें डाल दीजिए, अपने वो पतला हो जाएगा, ठीक है, ऐसा ही करते हैं। तो क्या यही चीज यहाँ भी अप्लाई करेंगे? नहीं। अगर ये चीज अप्लाई करेंगे आप यहाँ पर तो बहुत ही खतरनाक डेंजरस हो सकता है। वो क्यों हो सकता है सुनिए। तो पहले तो देख लीजिए कि तरीका क्या होगा। तरीका होगा कि भाई एसिड को पानी में डालना है, पानी को एसिड में नहीं डालना है। किसी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि एसिड को पानी में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, वाटर को एसिड में नहीं डालते। क्यों ऐसा करते हैं सुनिए। पहले तो आप जान लीजिए कि चाहे एसिड को पानी में डालें चाहे पानी को एसिड में डालें, दोनों ही कंडीशन में वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको बोलते हैं? तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है उसको ऊष्माक्षेपी कहा जाता है, और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होता है उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। इंग्लिश में एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो पानी में चाहे एसिड मिलाइए चाहे एसिड में पानी मिलाइए, दोनों ही कंडीशन में वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही होगा। लेकिन अगर आप एसिड में पानी मिलाते हैं, एसिड में पानी मिलाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जितना भी एनर्जी रिलीज होना होगा वो सारा का सारा हीट जो है वो एक ही स्टेप में रिलीज हो जाता है। एक ही स्टेप में सारे हीट के रिलीज होने की वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, और उस काफी बढ़े हुए टेम्परेचर की वजह से हो सकता है कि वो जो कंटेनर है, जिस कंटेनर में आपने एसिड को रखा है वो टूट जाए, और वो जो है एसिड वो स्प्लैश होके छलक के आपके चेहरे के ऊपर में पड़ जाए, आपके शरीर के ऊपर में पड़ जाए और आपके शरीर को जला दे। लेकिन अगर आप एसिड को पानी में मिलाते हैं तो एसिड को पानी में मिलाने से यहाँ भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यहाँ भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, यहाँ भी ऊष्मा उत्पन्न होता है। लेकिन ये ऊष्मा जो है वो स्टेप बाय स्टेप रिलीज होता है, एक ही स्टेप में नहीं रिलीज होता है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे क्रमशः रिलीज होता है। और धीरे धीरे निकलने की वजह से यह सिस्टम को उतना ज्यादा हीट नहीं करता, यानी टेम्परेचर उतना ज्यादा राइज नहीं कर सकता कि कंटेनर टूट जाए और वो छलक के स्प्लैश होके आपके ऊपर में चेहरे के ऊपर पड़ सके।
तो इस तरह से आप जानेंगे होंगे कि अगर किसी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करना हो तो सही तरीका क्या होता है? सही तरीका होता है एसिड को पानी में मिलाना, ना कि पानी को एसिड में मिलाना। तो इस तरह से अलग अलग बेसिस पर हम लोग देख लिए कि भाई एसिड कितने प्रकार के होते हैं। एक था क्या? एक था ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। दूसरे बेसिस के आधार पर क्या था? एक था प्रबल, दूसरा था दुर्बल, यानी जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग और वीक बोलते हैं। और तीसरे बेसिस के आधार पर क्या था? कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट, यानी आपका सांद्र और कम। तो इस तरह से हम लोग अम्ल के बारे में देख लिए कि अम्ल का क्या परिभाषा होता है, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, ये सब देख लिए। हम लोग को इसके बाद पढ़ना है बेस के बारे में। तो थोड़ा सा बेस के बारे में देख लेते हैं, फिर इसको अगला दिन शुरू किया जाएगा। अच्छा से बाउंड्री मान देते हैं बेस के बारे में। क्या होता है बेस? तो ठीक उसका उल्टा, यानी जिस तरह से एसिड में हमने कहा था कि वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो एसिड कहलाता है, तो उसी तरह से बेस का भी परिभाषा होता है कि वैसा पदार्थ जो स्वाद में कैसा हो? कड़वा हो, यानी बीटर इंटेक। अब बीटर कैसा होता है आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो जान लीजिए। करेला खाइए, बीटर गार्ड। बीटर गार्ड जब मुंह में डालते हैं तो कैसा टेस्ट होता है? वही आपका बीटर टेस्ट हो गया। बोलेंगे करेला नहीं मेरे पास, ठीक है भाई तुरंत जानना है तो घर में जाइए, बाथरूम में साबुन होगा, साबुन को थोड़ा सा मुंह में लीजिए, देखिए कैसा टेस्ट आता है। क्यों? क्योंकि साबुन बनाने में बेस का इस्तेमाल होता है। तो वह सभी पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा हो, बीटर हो, वो सब के सब क्या कहलाएंगे? बेस कहलाएंगे। उसी तरह से फिर हम लोग आगे चलते हैं डेफिनेशन कि जिस तरह से एसिड अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, उसी तरह से बेस अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड OH- आयन लिबरेट करता है। जिस तरह से एसिड बेस के प्रभाव को उदासीन कर देता है, उसी तरह से बेस भी एसिड के प्रभाव को उदासीन कर देता है। जिस तरह से एसिड नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसी तरह से बेस लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है। और भी है कि भाई जो बेस है उसमें ग्रीस और ऑयल यानी तेल और ग्रीस को घुला देने की क्षमता होती है, डिजोल्व करने की कैपेसिटी होती है। आप देखेंगे कि जब किसी होटल में जाते हैं या घर में ही आप जब कोई खास तरह से किसी दिन बनाते हैं, बहुत ज्यादा तेल आप सब्जी में डाल देते हैं तो आपके हाथ में पूरा तेल लग जाता है। इसके बाद आप क्या कीजिए कि उसको आप टैप में धो के, मतलब पानी से धो के डायरेक्ट छुड़ाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे आप वो नहीं छूटता। जितना ज्यादा पानी डालेंगे और आपके हाथ से वो चिपक जाएगा तेल। लेकिन 1 से 2 बार जैसे आप साबुन लगाते हैं, अपने हाथों में सोप लगाते हैं, वो सारा का सारा तेल छूट जाता है। इसलिए होटल से में भी देखेंगे सोप लगा रहता है, रखा रहता है। घर में भी जब आपको देखते हैं कि जनरली पानी से नहीं धुल रहा है तो आप सोप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सोप में क्या होता है? बेस होता है और बेस में ऑयल और ग्रीस को घुला देने की क्षमता होती है। तो आपके हाथ में अगर ऑयल या ग्रीस लगा हुआ हो और वो ना छूट रहा हो, आप साबुन का इस्तेमाल करेंगे वो तुरंत छूट जाएगा। ठीक है। जिस तरह से ये बेस के बारे में हुआ, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगला दिन हम लोग फिर से बेस को शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे।